हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यूपी बोर्ड के 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं? अगर हाँ, तब तो आपकी लॉटरी खुल गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप 11th और 12th पूरे 2 साल अलग अलग टीचर्स के पास में जा जाकर चक्कर लगाते रहते हो, परेशान होते रहते हो और ढेर सारी उनको फीस भी आप देते हो, लेकिन फिर भी आपका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाता है। मैं आपके लिए पूरे सॉल्यूशंस, एक एक सेंटेंस का सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं। आज से मैं एक ऐसी वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अमृत समान है। जी हां, आप पूरे वीडियो को देखेंगे, सीरीज का एक एक अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल शुरू से लेकर यानी नरेशन से लेकर के और सेंटेंस तक की कंप्लीट एक्सरसाइजेस आपको एक एक सेंटेंस करके आपको बतलाने जा रहा हूं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूं। हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 9th और 10th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th और 10th में ही सीबीएसई बोर्ड में ये टोटल टॉपिक्स खत्म कर दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट में तो वहाँ पर कोई इंग्लिश ग्रामर है ही नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड की बात अलग है। यूपी बोर्ड में तो 11th और 12th में ये जो चीज़ें मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ वो 11th और 12th में ही पढ़ाई जाती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरुआत करने जा रहा हूँ सिंथेसिस। जी हाँ, सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर 1 से मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। नरेशन को मैंने अभी नहीं उठाया है। हाँ, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे चाहते हैं कि मैं नरेशन की भी एक्सरसाइज कराऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं नरेशन की सारी एक्सरसाइजेज भी करके आपको दिखला दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सिंथेसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बतला दूँ कि आखिर ये सिंथेसिस होती क्या है और इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंथेसिस, सबसे पहले तो आप इस शब्द का मतलब जानिए कि आखिर ये सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो सिंथेसिस का सीधा सा मतलब होता है जोड़ना, यानी आप इसे कह सकते हैं टू कंबाइन। टू कंबाइन मीन्स जोड़ना, राइट। अच्छा, अब क्या जोड़ना है आपको? क्या 2 या धन 2 बराबर 4 जोड़ना है? जी नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको यहां पर जोड़ना है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस। ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जोड़ने। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो अगर एक ये सिंपल सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यहाँ होगी। अगर ये एक सिंपल सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर होगी। और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर होगी। ओके, अच्छा, अब करना क्या है इस सिंथेसिस नामक चैप्टर में? करना आपको यह है कि इन 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक बार सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, यानी इन सभी सेंटेंसेस को जोड़ना होगा। जोड़कर आपको एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यही है कि इन्हीं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। अच्छा, तीसरा काम कौन सा है? तीसरा काम है इन्हीं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। ओके, तो ये 3 स्टेप्स हैं। सिंथेसिस नामक टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे और जब हम उससे गुजरते हुए चलेंगे तो आपको इन 3 कदमों से होकर के गुजरना पड़ेगा और आपका टॉपिक यहाँ पर जाकर समाप्त होगा। कहाँ पर? 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पर। ओके, अच्छा, अब हम पहले स्टेप की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जान लेना होगा कि आखिर सिंपल सेंटेंस होता क्या है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। तो सिंपल सेंटेंस को मैं आपको बहुत ही संक्षेप में आपको बतला देना चाहता हूं कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। ध्यान दीजिए, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। अच्छा, जब हम इन 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो हमें क्या याद रखना होगा, क्या ध्यान में रखना होगा? ध्यान ये रखना होगा कि जब हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो यहाँ इन 2 सेंटेंसेस में 2 फाइनाइट वर्ब्स होंगी। तो उन 2 फाइनाइट वर्ब्स में से किसी एक वर्ब को या तो हटा देना होगा, लेकिन कभी कभी आप नहीं हटा सकते। अगर नहीं हटा सकते हैं तो फिर इसका स्वरूप परिवर्तन करना होगा, यानी इसको नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना होगा, या फिर और भी कई तरीके हैं। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि जब आप इन 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाओ तो यहाँ पर टेंस बताने वाली जो वर्ब है वो केवल और केवल एक होनी चाहिए।
अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं इसी एक काम को करने के लिए, अर्थात अगर 3 सेंटेंस रखे हैं तो इन 3 सेंटेंसेस में केवल एक ही वर्ब को हम यहाँ पर रख पाएंगे। 4 सेंटेंस हैं तो भी एक ही, या 10 सेंटेंस भी हों तब भी केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी। बाकी सारी की सारी फाइनाइट वर्ब्स को या तो हटाना पड़ेगा और या तो फिर उनके स्वरूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब इसी एक काम को करने के लिए आपको सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको 10 रूल्स देखने होते हैं, 10 नियमों को देखना होता है और 8 एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे 10 नियम और 8 एक्सरसाइज। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये 10 रूल्स इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि जब हम पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं तो पार्टिसिपल्स की एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें 3 नियम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 नियम एक ही एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं, बाकी जो रूल्स हैं उनके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से अधिकांश बच्चों ने कहा है कि मैं उनको एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक, आप देख रहे होंगे ये है एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर, और इस बुक से ही मैं उनको सारी एक्सरसाइज हल कराऊं। तो चलिए मैं इसी बुक से आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे एक्सरसाइजेज मीन्स 1 से लेकर के और जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स पर सभी एक्सरसाइजेज मैं आपको हल करके दिखाने जा रहा हूं। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम सिंथेसिस से, और सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर 1। और एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। तो आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बतला देता हूं कि जब आपके सामने कोई भी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे हों और उन्हें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो आपको आने चाहिए 8 रूल, यानी 8 नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। उनमें से मैं पहले नियम की शुरुआत यहां पर कर रहा हूं, और पहला नियम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि ये पार्टिसिपल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बतला देता हूं कि पार्टिसिपल क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक स्वरूप है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है आप कहेंगे, तो बड़े ही संक्षेप में और संक्षिप्त सी भाषा में आपको बतला दूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और जिनका कोई टेंस नहीं होता है, अर्थात टेंस न बताने वाली क्रियाएं नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और टेंस बतलाने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो उन्हीं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में से एक वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या है, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है, ध्यान दीजिए, ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब इनका प्रयोग आपको करना है, क्या करने के लिए, इन 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा, कभी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा और कभी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा। मैं बहुत ही संक्षेप में इनके बारे में आपको थोड़ा सा बतलाने जा रहा हूँ, बाकी सब कुछ तो मैं आपको ये एक्सरसाइज करते कराते जब सेंटेंसेज आएंगे और उनका प्रयोग कैसे होगा ये सब कुछ आपको मैं करके बतलाने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये वाले 3 वीडियोस आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये 3 वीडियोस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की बिल्कुल कुंडली खोलकर बतला देंगे कि आखिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बहुत डिटेल में मैंने इनको पढ़ाया है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये सब कुछ मैंने इन वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है पहले से ही। अब केवल करना बाकी है क्या, एक्सरसाइज करना बाकी है। लेकिन फिर भी मेरे जो नए व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो उनके लिए मैं बस एक छोटी सी एक इंट्रोडक्टरी जानकारी यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। देखिए जरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है। किसी भी वर्ब में आईएनजी आप जोड़ दीजिए तो वो बन जाती है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हिंदी में उसका अर्थ कभी निकलता है कर या कभी निकलता है हुए। सपोज यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सी में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये बन गया सीइंग। तो अब इसका हिंदी में कभी अर्थ निकालोगे देख कर और कभी हिंदी अर्थ निकालोगे देखते हुए, राइट। अच्छा, इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कब कब करेंगे मैं आपको अभी बतलाऊंगा। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की 3rd फॉर्म होती है और जब इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, किसी नाउन के ठीक पहले रखकर और हम उसका इस वर्ब की 3rd फॉर्म से जब हम एडजेक्टिव का काम लेंगे तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है।
और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये होती हैं 3 प्रकार की क्रियाएं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनका प्रयोग आपको करना है, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से कुछ बातें बतला देता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करोगे। तो ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप तब करोगे जब दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु हों तथा इन दोनों ही क्रियाओं के बीच, यानी दोनों वाक्यों की क्रियाओं के बीच घटित होने के बीच कोई टाइम गैप ना हो, तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब इन दोनों ही वाक्यों में रखी हुई जो वर्ब है उनमें से कोई एक वर्ब होगी वो इन वाक्यों में प्रयुक्त हुए किसी नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रही होगी, तो आप फिर इस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो वहाँ पर आपको इसको डिटेल में आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे बिल्कुल वैसे ही जब दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु हैं, लेकिन इन दोनों क्रियाओं के बीच टाइम गैप आपको समझ में आए, तो फिर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। वैसे ये सारी की सारी जानकारियाँ आप उन वीडियोज़ को देखकर पहले ज़रूर अच्छे तरीके से समझ लें, फिर इसके बाद जब इस एक्सरसाइज को आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेंटेंस नंबर 1। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द टाइगर वॉज हंग्री। टाइगर भूखा था। ही किल्ड अ गोट। उसने एक गोट को मार दिया। ओके, चलिए। अच्छा, अब ये 2 सेंटेंसेस हैं। 2 सेंटेंस में देखते हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, एक टेंस बताने वाली क्रिया ये है, एक टेंस बताने वाली क्रिया वो है। अब देखते हैं कि ये दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब हमें एक नया ऐसा सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसमें टेंस बताने वाली क्रिया केवल एक ही रहेगी और दूसरी को हम चेंज कर देंगे या उसे हटा देंगे। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अब इसी काम को करना है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, देखकर अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें या पास्ट पार्टिसिपल का या परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो उसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या? मैंने अभी आपको बतलाया कि अगर दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हों, तो ज़रा गौर करो, क्या इन दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु हैं? देखिए, द टाइगर वॉज हंग्री। टाइगर हंग्री था और ही किल्ड अ गोट, और उसने एक गोट को मार डाला। तो मारा तो किसने मारा? टाइगर ने ही मारा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही बंदा है, यानी टाइगर है। तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों ही क्रियाओं के बीच टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, ये एक स्टेट वर्ब है। ओके, और स्टेट वर्ब में उसके हंग्री होने की स्टेट को बतलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप ऐसा सेंस लगा सकते हैं कि भाई हंग्री होने की स्टेट तो उसकी थी जब उसने इस गोट को मारा। तो ये स्टेट और ये मारना, ये दोनों लगभग एक साथ हुए, लगभग नहीं बल्कि एक ही साथ। तो जब कभी ऐसा हो कि दोनों ही क्रियाएं और उन क्रियाओं के घटित होने के बीच जब कोई टाइम गैप नहीं होता है तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। ओके, अब एक प्रश्न अब और आएगा कि इन दोनों में से किस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करें। ठीक, तो पहले घटित होने वाली जो क्रिया होती है उसको आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना होता है। अच्छा, एक बात आपको और बतला देता हूं कि अगर यहाँ पर इज एम आर है, वाज वर है, तो इसे आप बीइंग में चेंज कर दिया करो। ओके, लेकिन ध्यान रखना, अगर इज एम आर वाज वर के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है तो वो पैसिवाइज हो सकता है, और अगर पैसिवाइज होगा तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। चलिए, फिलहाल इस सेंटेंस को हम कैसे जोड़ सकते हैं? आप सीधे इस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलें और बीइंग कर दें। ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब बदलेंगे तो ये बीइंग कैसे हो जाएगी? तो अच्छे से समझिए, जो इज एम आर वाज वर होते हैं ना, ये इस बी के स्वरूप होते हैं। बी के 5 रूप होते हैं, इज एम आर वाज वर। और जब इनको आपको आईएनजी फॉर्म में बदलने की जरूरत पड़े तो फिर आपको क्या करना होता है? इसकी मेन यानी जो मूल स्वरूप होता है उस मूल स्वरूप में आप आईएनजी लगाएंगे, तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। ओके, तो अगर आप बस इतना याद रख लीजिए कि कहीं पर इज एम आर वाज वर लगा हो, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर न लगी हो, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये हंग्री क्या है? हंग्री कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। चलिए इसे बीइंग में बदल दिए, सो बीइंग हंग्री ये एक फ्रेज हो गया, बीइंग हंग्री, राइट। और यहाँ पर कॉमा लगा देना होता है। अब क्या हुआ कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट तो एक ही है, तो बस इस एक सब्जेक्ट को यहाँ पर ले आएंगे।
इसको नहीं लाएंगे, बल्कि अगर ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो जब नाउन और प्रोनाउन के बीच अगर चुनाव की बात आए तो हमें क्या करना होता है, ये दोनों एक ही बंदे हैं ना, तो इनमें से हम नाउन को चुन लेते हैं। क्या हो गया, द टाइगर। ओके, तो बीइंग हंग्री द टाइगर, लेकिन ध्यान रखिए ये कॉमा लगाना आपको नहीं भूलना है। बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड, अब आगे वाली क्रिया को हमें बनाए रखना है, चूंकि यहाँ पर एक टेंस बताने वाली क्रिया तो बनी ही रहनी चाहिए, किल्ड अ गोट। और आपने देखा कि ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। आपने इस एक टेंस बताने वाली क्रिया को के स्वरूप को चेंज कर दिया और उसे एक नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया। अब ये एक नया सेंटेंस बन गया जिसमें केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया है, इसलिए ये हुआ एक सिंपल सेंटेंस। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ फेल्ड, वह फेल हो गया है। ही हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना। ही हैज़ फेल्ड, वह फेल हो गया है, उसने इस समाचार को सुना। और ही फेंटेड, और वह मूर्छित हो गया। फेंट का मतलब बेहोश हो जाना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ही व्यक्ति क्या है, तीनों ही व्यक्ति एक ही हैं। तीनों सेंटेंस, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। देखिए, एक क्रिया, एक क्रिया, एक क्रिया, ये तीनों ही टेंस बताने वाली हैं। 3 अलग अलग सेंटेंस हैं, तीनों के ही सब्जेक्ट्स एक ही हैं। अब देखिए यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल किसका प्रयोग करें, तो देखें जरा। फेल होना, फेल होने के बाद सुनना, भाई सुनेगा तभी उसे पता चलेगा कि फेल हुआ है, ठीक है ना। तो फेल होना और सुनना ये लगभग एक ही समय हुआ, राइट। फिर इसके बाद फेंट होना, तो फेंट होना भी क्या है, ये भी वास्तव में तुरंत ही होगा। ऐसा कोई काम नहीं होता कि पहले उसने अपनी जो असफलता है, अपनी जो फेल हो जाने के जो समाचार है वो पहले सुने, और सुनने के बाद चाय नाश्ता करे, फिर थोड़ी देर मौज करे, फिर इसके बाद बेहोश हो, ऐसा नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं ये क्या हो रहे हैं, इनके बीच में टाइम गैप नहीं है। तो चलिए इन तीनों सेंटेंसेस को हम कैसे जोड़ सकते हैं। देखो, आप ऐसे जोड़ सकते हो, ये हियर, ये वाला काम पहले हुआ, हियरिंग, आप ऐसे लगा सकते हो, हियरिंग द न्यूज़, ठीक है ना, हियरिंग द न्यूज़। और न्यूज़ कैसी है, न्यूज़ ये है, न्यूज़ क्या है, ये है। अब इसको आपको एक और रूल है, आगे चलकर आपको मैं बतलाऊंगा। जब 2 से अधिक सेंटेंसेस जोड़ने के लिए आएंगे तो अधिकांशतः आप सबको अच्छे तरीके से ये याद रखना चाहिए कि आपको वो सारे रूल्स आने चाहिए, यानी 8 के 8 नियम। तभी जाकर के जब 2 से अधिक सेंटेंसेस होंगे तो फिर वहाँ पर आपको 1 से अधिक रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक रूल आप और अप्लाई करने जा रहे हो, वो रूल है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जेरंड। ओके, अब यहाँ पर क्या करने, अब ये वाली जो बात है आपको आगे चल कर के समझ में आएगी, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर और ये वाला रूल देख लें, कौन सा, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। तो यहाँ पर जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे, इस पहले सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे कि ही को पजेसिव केस में, ऑफ हिज, पजेसिव केस, ये जो सब्जेक्ट होता है उसका पजेसिव केस ले लेते हैं। फिर जो वर्ब होती है उसको नाउन में चेंज कर देते हैं। तो हम फेल नामक वर्ब को जब हम नाउन में चेंज करेंगे तो फेलर हो जाएगा, ठीक है ना, फेलियर, राइट। ये सेंटेंस हो गया ऐसा, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, यानी अपनी असफलता का समाचार सुनकर, ऐसा हो गया, सुनकर, कॉमा, ही फेंटेड। अब आप देख रहे हैं कि ये एक सेंटेंस हुआ सिंपल, क्योंकि इसमें केवल एक ही, फेंटेड की स्पेलिंग ठीक से जरा देखिए, फेंटेड। अब ये क्या है, फेंटेड वर्ब, टेंस बताने वाली, और एक ही है। अब यहाँ पर यह हियरिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑन भी लगा सकते हो, ऑन हियरिंग, ठीक है। तो ये पूरा दूसरा ही रूल हो गया। कौन सा रूल हो गया, प्रीपोजिशन जेरंड, ये फिर से प्रीपोजिशन और ये नाउन। ओके, तो ये तो पूरा का पूरा दूसरा ही रूल हो गया। लेकिन अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, या ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल नामक एक्सरसाइज में दिया है, तो हम पार्टिसिपल का ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हियरिंग का प्रयोग करेंगे, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड, अपनी असफलता का समाचार सुनकर वह मूर्छित हो गया, ऐसा कुछ सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, द पीपल सा द फ्लेम्स, लोगों ने लपटें देखी, दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, और वे सभी लोग भागे, रैन टूवर्ड्स की ओर, कहाँ की ओर, बर्निंग हाउस माने उस जलते हुए घर की ओर भागे। तो कौन भागा भाई, यही पीपल। तो दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हैं,
ठीक है। अच्छा, सा देखने के बाद क्या होगा, भागना, ये तुरंत होगा ना। इन दोनों क्रियाओं के बीच में कोई टाइम गैप होगा? ऐसा नहीं होगा भाई। आप किसी के घर को जलते हुए देखोगे तो तुरंत ही आप भागोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ी देर बैठ करके और थोड़ा मनोरंजन करें या सो लें फिर इसके बाद जाएं, नहीं, ये दोनों काम क्या होंगे, एक के बाद एक होंगे, विदाउट टाइम गैप, ठीक है ना। तो चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर भी आप कर देंगे। क्या करेंगे, सा, इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो फर्स्ट फॉर्मूला ये और आईएनजी, ठीक है ना। ये सीइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग द फ्लेम्स, क्या देखा उसने, द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स यानी लपटों को देखकर कॉमा लगाइए। अब कौन भागा है, दे कौन है, पीपुल, पीपुल नाउन है, दे प्रोनाउन है, तो हमें नाउन को रखना चाहिए, द पीपुल। ये देखिए, बस सिंपली आपको दूसरा सेंटेंस जो का त्यों रख देना होता है, द पीपुल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, और इसमें से इस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके वाक्य के आरंभ में रख दिया और द फ्लेम्स यानी इसका ऑब्जेक्ट रख दिया। सब्जेक्ट उधर चला गया और क्रिया ये आ गई। बहुत ही सिंपल काम होता है। अगला सेंटेंस देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, उसने अपना काम समाप्त किया, घर चला गया, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है। चलिए देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ओके, अच्छा, उसने काम फिनिश किया और वो घर चला गया। दूसरा चीज़ देखते हैं, वर्ब देखिए यहाँ पर पहली क्रिया और दूसरी क्रिया, फिनिश काम किया, पूरा किया उसने, समाप्त किया, और वेंट घर चला गया। अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है इन दोनों ही क्रियाओं के बीच में अगर टाइम गैप है या हो सकता है तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे, और अगर टाइम गैप नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे। देखो जरा, फिनिश्ड, उसने अपना काम समाप्त किया और करने के बाद वो घर गया। तो अब जरा देखिए इन दोनों के बीच में टाइम गैप है या हो सकता है। अब आप ये कहेंगे सर ऐसा हो सकता है कि उसने अपना काम समाप्त किया और तुरंत चल दिया, यानी एक काम समाप्त हुआ और दूसरा तुरंत चालू हो गया। आप ऐसा कह सकते हैं, बट और ऐसा हो भी सकता है, भाई मैंने इधर पढ़ाना फिनिश किया और मैं चला गया, घर चला गया या कहीं भी चला गया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या इन दोनों ही कामों के बीच टाइम गैप हो सकता है। देखिए जरा, मैंने काम समाप्त किया, काम समाप्त करने के बाद क्या ज़रूरी है कि मैं तुरंत ही इस एक्शन को करूं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूं, काम समाप्त कर सकता हूं, थोड़ी देर बैठ सकता हूं, रेस्ट कर सकता हूं, इसके बाद मैं घर जा सकता हूं। तो इस काम को और इस काम को करने के बीच टाइम गैप हो सकता है। अब अगर टाइम गैप हो सकता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पहले जो घटित होने वाली जो वर्ब है उसे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का स्वरूप क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हैविंग फिनिश्ड ये हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड, और फिर कॉमा लगाएंगे, नहीं कॉमा नहीं, पहले इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी रखें, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद अब यहां पर कॉमा लगाइए और दूसरा सेंटेंस जो कहते हूं ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया आपने, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी रख दिया, फिर कॉमा आप जरूर लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस जो कहते हो। ओके, अगला सेंटेंस देखो, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था, मैंने भोजन कर लिया। तो देखो दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं और पहली वर्ब वाज वर्ब है, बिल्कुल पहले जैसी, इसको बीइंग में बदलेंगे और इसके बाद में अगला सेंटेंस बढ़ा देंगे। क्या बन जाएगा, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, ये लीजिए, बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन खा लिया या ले लिया। ओके, अब चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, देखिए क्या लिखा है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो अंधा कौन था, ये वाला आदमी अंधा था। अच्छा, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड्स, और वह अपने हाथों में एक लैंप लिए था। तो कौन लिए था, ये ही कौन है, ये आदमी है। अब आप अच्छे तरीके से देखिए और समझिए कि आखिर यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं। मैंने आपको पहले बतलाया कि अगर सभी वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हों तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है, अगर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग फिर कहाँ पर करेंगे, ये देखने वाली बात है। चलिए जरा यहाँ पर देखते हैं कि क्या है।
आप देख रहे हैं कि आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह आदमी अंधा था। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ही कौन है, ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अच्छा, तीसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं। ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में एक लैंप लिए था। तो ये कौन था, ये कौन है, ये जो व्यक्ति है तीसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो भी वही व्यक्ति है। यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और आगे वाले दो सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, राइट। अच्छा, अब पहले तो इससे निपट लेते हैं। 3 सेंटेंसेस है ना। अब अगला जो सेंटेंस बनाएंगे तो उस अगले सेंटेंस में ध्यान दीजिए क्या होगा। अगले सेंटेंस में केवल एक ही टेंस बताने वाली क्रिया रह जाएगी। यहाँ पर 3 टेंस बताने वाली क्रियाएं हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ऐसा करना है कि नया सेंटेंस बन जाए। सारी की सारी मेन जितनी भी बातें हैं तीनों सेंटेंस में, नए बने सेंटेंस में सभी जो मेन बातें हैं वो सभी के सभी आ जाएं। लेकिन ये जो क्रिया है, इन दोनों क्रियाओं को या इसमें से इस क्रिया को हटाना पड़ेगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर हटाएं तो किसको हटाएं। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में वाज वर्ब इज एम आर मेन वर्ब के रूप में है तो उनको तो बड़ी आसानी से हम हटा सकते हैं। अगर हटा देंगे तो सेंटेंस का कोई भाव कहीं जाएगा नहीं और बड़े ईजिली आप उन्हें कान पकड़ करके वहां से भगा सकते हैं। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो वाज वर्ब है और इसको बड़ी आसानी से हम हटा देते हैं और जितने भी फालतू के शब्द होंगे, रिपीटिंग वर्ड्स होंगे, उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी, ये यहाँ पर आदमी है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, नाउन है, तो ये बेकार का हो गया, ये भी बेकार का हो गया और ये क्रिया भी बेकार की हो जाएगी आगे चलकर। चलिए अब क्या करते हैं। ये ब्लाइंड कौन है भाई? आदमी है, तो ये एडजेक्टिव है और इस आदमी की विशेषता बतला रहा है। तो अगर इस अकेले शब्द को हम इस आदमी से पहले रख दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई सा अ ब्लाइंड मैन, ऐसा लिख दें, आई सा अ ब्लाइंड मैन। चलिए, तो अब ये सेंटेंस तो गया पूरा का पूरा खत्म। इसकी जो मेन बात है हमने उस मेन बात को यहाँ पर उठा करके रख दिया और इस आदमी की विशेषता बताने लगा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा जो एक्शन है वो वास्तव में मेरा देखना और उसका लैंप हाथ में लिए होना, ये दोनों ही एक समय पर हो रहा है। क्लियर। यानी इन दोनों ही क्रियाओं के घटित होने के बीच कोई टाइम गैप नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम बस इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। अब ये तो वर्ब में आईएनजी लगी है, ऑलरेडी पहले से बनी बनाई आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल रही है, तो बनी बनाई मिल रही है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आप यहाँ पर कैरिंग लिखते हैं, ओके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि जब इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बीच में करते हैं, सेंटेंस के बीच में, तो ये जो कॉमा है ये कॉमा नहीं लगता। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग अगर वाक्य के आरंभ में करोगे और जब इससे शुरू होने वाला जो सब्जेक्ट जो फ्रेज होगा वो पहले आ जाएगा तो फिर कॉमा लगता है। यहाँ पर आप कॉमा नहीं लगाएंगे। कैरिंग अ लैम्प, ओके। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ ये कि आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, कैरिंग अ लैम्प, लिए हुए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ कर निकलता है। अभी आगे देखेंगे फिर से, आप बार बार तो आपका अभ्यास हो जाएगा, लेकिन जब बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हुए निकलता है। ओके, अच्छा क्या निकला इसका मतलब? इसका मतलब ये निकला कि मैंने एक आदमी को अपने हाथ में एक लैंप लिए हुए देखा। ये ध्यान दीजिए, इस तरीके से इसका मीनिंग निकालते हैं। तो आपने देखा कि इन तीनों सेंटेंसेस को जोड़कर इजीली आपने एक सिंपल सेंटेंस में बदल दिया। अब यहाँ पर केवल एक ही टेंस बताने वाली क्रिया है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, महेश भूपति वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। यहाँ पर मैंने शॉर्टन करके लिख दिया है, एलपी लिख दिया है। ओके, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो देखिए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही हैं क्या? जी हाँ, देख रहे हैं आप, महेश भूपति वॉज डिफीटेड, महेश भूपति को पराजित कर दिया गया बाय एलपी लिएंडर पेस, लिएंडर पेस के द्वारा महेश भूपति को डिफीट कर दिया गया। तो सब्जेक्ट हुआ महेश भूपति। दूसरा सेंटेंस, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा निराश हुआ। तो निराश कौन होगा, लिएंडर पेस होगा या महेश भूपति होगा? भाई जो पराजित होगा वही व्यक्ति तो निराश होगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं।
अच्छा, अब देखिए वॉज डिफीटेड, आपको मैंने बताया था कि वाज वर इज एम आर हो तो फिर आप क्या करोगे, बीइंग में उसे चेंज कर दोगे। लेकिन एक बात और बताई थी, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, और पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, वॉज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। अब अगर ये ऐसा है तो फिर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा, हैविंग और बीन भी आपको लगाना पड़ेगा जब पैसिव वॉइस होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। वो पैसिव में है, वो परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? ओके, तो आप चलिए यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, हैविंग बीन, ये लीजिए बहुत ही आसानी के साथ ये भी बन गया। देखिए आपने क्या किया है, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, यहाँ पर क्या किया है, वाज वर्ब को आपने यहाँ पर ये जो वर्ब है इसको आपने परफेक्ट पार्टिसिपल में आपने चेंज कर दिया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चूंकि पैसिव वॉइस में है इसलिए बीन भी लगा दिया, बाय लिएंडर पेस, और इसके बाद हमने इसे कॉमा लगा दिया। ठीक है ना। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, तो कौन है ये ही कौन है, महेश भूपति है। तो आपको मैंने पहले भी बतलाया कि प्रोनाउन और नाउन के बीच जब चुनाव की स्थिति आ जाए तो आप नाउन को चुनिए। चलिए, महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड, इस तरीके से आपने आसानी से बना दिया। अगला सेंटेंस देखिए, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, वो एक सिगरेट पी रहा था। तो मैंने देखा, किसे देखा, एक आदमी को देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, तो वो सिगरेट पीने वाला कौन, यही आदमी था ना। तो ये जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होगा भाई। उसमें तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो। चलिए, अच्छा, अब अगर ऐसा है तो आप ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है, इसी को आप इसके साथ जोड़ दीजिए। कैसे, पहले भी कर चुके हैं आप। आई सा, मैंने देखा, अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, कैसा देखा आप, स्मोकिंग करते हुए। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आपने देखा कि यहाँ पर पहले दोनों ही सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करोगे। लेकिन कब करोगे, पहला वाला सेंटेंस आप जो कहते हो पहले लिख देंगे, और इसके बाद दूसरे सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर यहाँ रख दोगे, लेकिन कॉमा नहीं लगाओगे, यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। ये अच्छे से याद रखिएगा, और बाकी पूरा सेंटेंस लिखकर फुल स्टॉप बनाते हैं। अब आगे देखिए, अगला सेंटेंस है, सी वेंट टू द गार्डन, वह गार्डन गई, सी प्लग्ड द फ्लावर्स, उसने फ्लावर्स प्लग किए यानी तोड़े। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों क्रियाओं के बीच में क्या कोई टाइम गैप है या हो सकता है? तो आप देखिए जरा, वह गई कहाँ गई, गार्डन गई, ठीक है ना, और प्लग किया यानी फ्लावर को प्लग किया। तो अब देखने वाली बात यह है कि आप सोच सकते हैं सर जाने का काम तो हो गया, फिर इसके बाद उसने प्लग किया। ऐसा नहीं होता है। आप इस वर्ब को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो गो, जाने का काम हुआ, वहाँ पर प्लग कर रही है, तो वो जो जाना है और प्लग करना, ये वास्तव में क्या है, इन दोनों में टाइम गैप नहीं होता है। हम जब तक उसको प्लग करेंगे तब तक हम गार्डन में ही रहेंगे, यानी हमारा जाना अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? अच्छा, तो सी यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए दोनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले रखेंगे। अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर गो और आईएनजी, भाई इसको आपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया तो गो हो गई, आईएनजी, गोइंग टू द गार्डन, गार्डन में जाकर, ये सेंटेंस बनेगा, गार्डन में जाकर सी प्लग्ड द फ्लावर्स, दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, द थीफ सा द पुलिसमैन, ही रैन अवे, चोर ने पुलिस को देखा, भाग गया। तो देखिए दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, बहुत ही सरल हैं। और द थीफ और ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन देखना और भागना ये भी दोनों तुरंत एक के बाद एक होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और कैसे बन जाएगा, सीइंग द पुलिसमैन। तो देखिए ये सब कुछ कितना आसान होता है। आपको बस जो रूल्स हैं, जो रूल्स बतलाए गए हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको अपने दिमाग में रखनी है और बड़ी आसानी के साथ सेंटेंसेस आप करते चले जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसी प्रकार से काम में लगा रहूं, कठिन परिश्रम करता रहूं और आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूं, तो फिर मुझे भी आपकी तरफ से कुछ चाहिए। कोई धन नहीं चाहिए,
कुछ भी फीस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में इसे शेयर ज़रूर करें, साथ ही एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। अगर आप सिर्फ इतना करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके साथ लगा रहूँगा, कठिन परिश्रम करता रहूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या लिखा है, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। सर्वेंट ने रूम को साफ किया और वो चला गया। तो फिर आप देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं। ओके, अब बस इतना सा देखना है कि इन दोनों ही क्रियाओं के बीच में क्या टाइम गैप हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। सर्वेंट कमरा साफ करने के बाद बैठ करके थोड़ी देर अपना रेस्ट कर सकता है, थोड़ी बीड़ी पी सकता है, इसके बाद में फिर वो घर जा सकता है। क्लियर? ज़रूरी नहीं कि तुरंत समाप्त करे और चला जाए, तो यहाँ पर टाइम गैप हो सकता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। चलिए कैसे कर देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग स्वेप्ट। क्लियर? हैविंग स्वेप्ट द रूम, कमरा साफ करने के बाद, इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसा निकलता है, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कमरा साफ करने के बाद। फ्रेज बन गया, कॉमा लगाइए, इसके बाद सर्वेंट, ये ही रिप्लेस करिए, द सर्वेंट वेंट अवे। ओके, तो बहुत ही इजी है। चलिए ये सेंटेंस भी हो गया। अगला सेंटेंस, जैक वेंट अप द हिल। जैक हिल के ऊपर पहुंचा, यानी पहाड़ी के ऊपर गया। ही सा ए पाइथन, उसने एक अजगर देखा। चलिए अच्छा देखिए जरा, यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन क्रिया के बीच में क्या टाइम गैप है? नहीं जी, मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि गो नाम की जो क्रिया है वहाँ पहुँचा, पहुँचते ही तुरंत देखा। ऐसा थोड़ी ना है कि पहुँच गया, पहुँचने के बाद में वो बैठा है, आराम कर रहा है, फिर इसके बाद नहीं, पहुँचता और पहुँचने के बाद ही, ऐसा एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वैसे भी आप गोइंग ही लगाया करिए, ठीक है ना। सो गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल यानी हिल पर जाकर, ठीक है, हिल के ऊपर पहुंचकर। ही सा, ही कौन है? जैक है, तो जैक आप लगा दीजिए यहाँ पर, जैक सा अ पाइथन। वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस आप देखेंगे तो द पुअर मैन वर्कड। पहला सेंटेंस है गरीब आदमी काम करता था, हंसता था। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, और इस प्रकार से उसने जीवन व्यतीत किया। तो दस नामक ये जो शब्द लगा है, ये किस लिए लगा है? यानी उसके जीवन को व्यतीत करने के तरीके को बताने के लिए लगा है 10। तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और इसी के स्थान पर अगर आप चाहें तो इन दोनों को एंड से जोड़ कर रख दीजिए। कैसा सेंटेंस बनेगा? ही का मतलब कौन है? द पुअर मैन। तो आप द पुअर मैन लिखेंगे, द पुअर मैन। अब जैसे ये यहाँ पर 10, इस प्रकार से उसने अपना जीवन व्यतीत किया। तो किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया है? ऐसा करते ऐसा करते, यानी वर्किंग, काम करते और हंसते, यानी हंसते गाते, जैसे आप लोग बोल देते हैं ना, हंसते गाते उसने अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर दी। तो ये जो 10 है तरीका बतला रहा है, जहाँ पर ये रखा है इसी को अकेले रिप्लेस कर देना है। और आप ऐसा ही सेंटेंस को बना सकते हैं, द पुअर मैन वर्किंग एंड लाफिंग, वर्किंग एंड लाफिंग, आप ऐसा बना सकते हैं, वर्किंग एंड लाफिंग। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्यों बदला? क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है? द पुअर मैन। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही वही है, तीसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वही है। क्लियर? और ये सब काम एक प्रोसेस में हुए, काम करते, हंसते और इस तरह से ज़िंदगी व्यतीत की। तो ये सब कंटिन्यूएशन में हुआ, एक के बाद एक होता चला गया। क्लियर? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आप यूज़ करेंगे। द पुअर मैन वर्किंग एंड लाफिंग स्पेंट हिज लाइफ। अब आप कहेंगे सर इसको हमने यहाँ पर क्यों रखा? क्या आप इन दोनों ही फ्रेजेस को यहाँ नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए J.S. नेस्फील्ड साहब एक बहुत बड़े ग्रामरीन हैं। उनकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अनुसार वो ये कहते हैं कि दिया हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फ्रेज उस नाउन या उस प्रोनाउन के पास रखना चाहिए जिस नाउन को वह क्वालिफाई कर रहा हो। तो ध्यान दीजिए, ये एक फ्रेज है, यहाँ पर हमने एंड लगाकर ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स जोड़ दी हैं। क्लियर? अच्छा, तो ये एक फ्रेज बन गया। अब ये फ्रेज किसके बारे में बात कर रहा है? देखिए यहाँ पर इस पुअर मैन के बारे में बात कर रहा है। तो आप चाहे तो इसको उस पुअर मैन के ठीक बाद में भी रख सकते हैं और चाहे तो उस पुअर मैन के ठीक पहले भी रख सकते हैं। तो ऐसा भी बन सकता है, वर्किंग एंड लाफिंग द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ।
ओके, ये आपको 10 यहाँ से हटा देना पड़ेगा। 10 का मतलब क्या है, इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से उसने अपने जीवन को व्यतीत किया है उस प्रकार को तो आपने मेंशन कर ही दिया है, इसलिए इस 10 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, द पुअर मैन वर्किंग एंड लाफिंग स्पेंट हिज लाइफ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, वर्किंग एंड लाफिंग कॉमा द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा था। आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। अब चूंकि ये 3 सेंटेंसेस हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि जब 3 सेंटेंसेस जोड़ने के लिए आ जाएंगे तो कई बार आपको और अन्य रूल्स भी मालूम होने चाहिए, तभी आप 3 सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको जोड़ करके बतला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ओके, और सारे के सारे काम क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूएशन में ही हो रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ से उठाते हैं, सीइंग अ स्नेक, ऐसे करेंगे, सीइंग अ स्नेक, एक सांप को देखकर। अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेस और बचे, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई रैन अवे। आप ऐसा बना सकते हैं, सीइंग अ स्नेक, आई रैन अवे, सांप को देखकर मैं भाग गया, लेकिन ये वाली बात यहाँ पर छूट जाएगी, तो इस बात को भी यहीं शामिल करना है। तो इस बात को शामिल करने के लिए आपको एक दूसरे नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई आपने सांप देखा, कब देखा, जब आप फील्ड में टहल रहे थे, उस समय देखा। तो समय को बताने वाला एक प्रेपोजिशन व्हाइल, और फिर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन ये जेरंड कहलाएगा, व्हाइल वॉकिंग। ओके, अगर किसी आईएनजी फॉर्म से पहले अगर कोई प्रेपोजिशन लग जाता है, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, आप इसको कंजंक्शन मत मानिएगा, ये कंजंक्शन भी होता है लेकिन यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। सो सीइंग अ स्नेक व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, ये सेंटेंस बनेगा आपका इन द फील्ड। क्लियर? अब यहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, मैदान में टहलते समय, यहाँ पर इस व्हाइल का मतलब टहलते समय एक सांप को देखकर मैं भाग गया, आई रैन अवे। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। क्लियर? ओके, अगला सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना पेन खो दिया। ही बिगैन टू वीप, वह रोने लगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब देखिए जरा, पेन का खोना और उस बच्चे का रोना क्या एक के बाद एक तुरंत हुआ? तो आप देखेंगे अगर एक नेचुरल प्रोसेस, तो पेन खोने का काम तो हो गया, फिर आदमी कुछ देर ढूंढेगा, ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलेगा तब बच्चा रोना शुरू करेगा। तो खोने का पता तो तभी चलेगा जब हम उसे ढूंढेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों क्रियाओं के बीच में टाइम गैप है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। कैसे? हैविंग लॉस्ट, ये देखिए कैसे कर दिया, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, अपना पेन खोने के बाद द चाइल्ड बिगैन टू वीप, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया या बच्चा रोने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस करके देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 16। जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, वह साधु के रूप में भेष बदले हुए था। ही एस्केप्ड टू नेपाल, और वह बचकर नेपाल भाग गया। चलिए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स सेम हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। वही बंदा साधु का रूप या साधु का भेष बनाए हुए था और वही बंदा नेपाल बचकर भागा है। यानी कोई क्रिमिनल होगा, और कई क्रिमिनल्स होते हैं जो अपना भेष बदलने में माहिर होते हैं और इस तरीके से वो देश विदेश घूमते टहलते रहते हैं। चलिए खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर देखें दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स एक ही हैं। अब जरा देख लीजिए, ये वर्ब, क्या आप इसे भी वर्ब मान रहे हैं और साथ ही साथ इसे आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस मान रहे हैं? जरा देखिए यहाँ पर, क्या कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है? हाँ जी, किया जा रहा है, यानी भेष बदलने का काम इसी बंदे के द्वारा किया जा रहा है, तो ये तो करता है, इसलिए ये पैसिव वॉइस की वर्ब नहीं है। अगर ये कर्म होता तो ये पैसिव वॉइस की वर्ब होती। अब ये क्या है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में आई है और इसी बंदे की विशेषता बतला रही है। क्लियर? तो ये जो वाज है ये है इनफैक्ट यहाँ की मेन वर्ब। क्लियर? अच्छा, ही एस्केप्ड, वो बचकर भाग गया। अब देखिए हम इसको कैसे बदल सकते हैं, क्या इसको बीइंग में बदलें? असल में क्या किया है, डिस्गाइज करके यानी भेष बदल करके ऐसा
ऐसा कुछ हुआ है। तो इस एडजेक्टिव को जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर हम पार्टिसिपल में चेंज कर दें तो सेंटेंस हमारा काम हो सकता है। और सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दें, कैसे? डिस्गाइजिंग, देखिए कुछ ऐसे कर सकते हैं, यानी इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो कि यहाँ इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में आई है, लेकिन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, हमने उसी वर्ब को यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया और बाकी का जो सेंटेंस का शेष हिस्सा है उसे हमने ऐसे लिख करके और कॉमा लगा दिया। अब ये सेंटेंस बन गया क्या? ये एक फ्रेज बन गया। अब इस वाज वर्ब को तो हम कभी भी कान पकड़ करके हटा सकते हैं, और ये जो ही है ये यही बंदा है, आगे हमें इसे लिखना ही लिखना है, तो ये भी चला गया। अब बचा वो सेंटेंस, उसको जो करते हो यहाँ पर उतार दीजिए, ही एस्केप्ड। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकल करके आया? इसका मीनिंग निकल करके आया कि एक साधु का भेष बदल करके या बदल कर वह नेपाल भाग गया। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, टर्न टू द लेफ्ट। ये है देखिए एक इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा छुपे रहते हैं। तो टर्न टू द लेफ्ट, बाएं घूमना, और घूमेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? यू विल देन फाइंड द हाउस, तुम्हें घर मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो अब देखें जरा, यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही हैं, हालांकि इस क्रिया का सब्जेक्ट यहाँ पर छुपा है। तो कुछ छुपी हुई चीज़ों को भी देखना सीखिए आप। यहाँ पर देखिए जरा, दोनों ही सब्जेक्ट्स सेम हैं और दोनों ही क्रियाएं, जरा देखो जरा, टर्न करने के तुरंत बाद आपको घर दिखाई पड़ेगा या घर मिलेगा। तो ये भी एक के बाद एक तुरंत होने वाली क्रियाएं हैं, इसलिए पहली क्रिया को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलिए और हो जाएगा टर्निंग टू द लेफ्ट। देखिए कैसे बड़ी आसानी से बना दिया आपने। टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं घूमते हुए या बाएं घूमकर, यू विल फाइंड द हाउस, तुम्हें घर मिल जाएगा। तो बड़े ही सिंपल आसान तरीके से आप इन सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग। वह पढ़ते पढ़ते थक गई थी। ओके, शी ले डाउन इन बेड, वह बेड में लेट गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से लगी है, फिर वाज वर्ब लगा है, तो क्या ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया? नहीं जी, यहाँ पर ये फिर से वही थर्ड फॉर्म है और इसकी विशेषता बतला रही। तो आप जानते हैं कि जो पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल, वो कभी कभी क्या करता है, वो वास्तव में एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आकर के और मेन वर्ब भी बन सकता है, और कभी कभी वो वास्तव में यहाँ पर रखे हुए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर सकता है, तो वो वहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में है, शी वॉज टायर्ड, वह थक गई थी, थकी हुई थी, ऑफ रीडिंग माने पढ़ने के कारण वो थकी हुई थी। क्लियर? अच्छा, शी ले डाउन इन बेड, वह बिस्तर में लेट गई। ओके, अब अगर ऐसा है तो आप इस वाज वर्ब को आप बीइंग में चेंज कर दीजिए। बीइंग मैंने आपको पहले ही बतलाया था, बीइंग टायर्ड ऑफ, इसका मीनिंग निकल करके आ जाएगा टायर्ड ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ते पढ़ते थक जाने के कारण, ये सेंटेंस हो गया। ओके, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन द बेड, ऐसा हो जाएगा, इन बेड रादर। ओके, ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी पुस्तक खो दी थी। ही सर्च्ड फॉर इट, उसने इसकी खोज की। अब जरा देखिए इस सेंटेंस को, ब्रजेश, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट ब्रजेश और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ब्रजेश ने ही अपनी पुस्तक खोई है और उसी ने अपनी पुस्तक को खोजा है। तो क्या हुआ, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हुए। अच्छा, लॉस्ट क्रिया हुई और फिर उसके बाद सर्च करना हुआ। तो पहले भी एक ऐसा ही सेंटेंस मैं आपको बतला चुका हूँ, यानी कोई चीज़ खोई और खोने के बाद उसने सर्च किया, तो खोना तो कंप्लीट हो गया, तभी वो सर्च हुआ। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दें क्या? हैविंग लॉस्ट हिज बुक, अपनी पुस्तक खोने के बाद ब्रजेश सर्च्ड फॉर इट, ब्रजेश ने इसको खोजा। ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर आप ऐसा लिख दें तो अच्छा रहेगा, ब्रजेश, देखिए जरा, ऐसा अच्छा रहेगा या वैसा जैसा मैंने अभी बोला था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रजेश ने खोजी, सर्च, यानी ये ही को हमने ब्रजेश बनाया, ये ब्रजेश ले आए, और सर्च्ड खोजी, क्या खोजी? हिज लॉस्ट बुक, अपनी खोई हुई पुस्तक खोजी, यानी ब्रजेश ने अपनी खोई हुई पुस्तक खोजी। ठीक, ये सेंटेंस सही रहेगा या ये सेंटेंस? चलिए इसको भी लिख देता हूँ। चलिए देखिए, दोनों प्रकार से मैंने सेंटेंसेस लिख दिए। यहाँ पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, हैविंग लॉस्ट हिज बुक, यानी अपनी पुस्तक को खोने के बाद ब्रजेश ने उसे खोजा।
एक तो ये हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, क्लियर। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स एक ही हैं, पहली क्रिया समाप्त हो चुकी है और फिर दूसरी क्रिया शुरू हुई है, यानी इन दोनों क्रियाओं के बीच में टाइम गैप हो सकता है, इसलिए हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया, ऐसे कर दिया। और दूसरा ऐसे भी किया, ब्रजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, ब्रजेश ने खोजी, क्या खोजी है, अपनी खोई हुई पुस्तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो लॉस्ट नामक जो वर्ब है, वर्ब, अब अगर इसी को हम थर्ड फॉर्म में बदल दें, यहाँ पर भी ये लॉस्ट सेकंड फॉर्म, यहाँ पर देखिए ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन वहाँ पर जो हमने रखी है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमने इसे बुक से पहले रखा है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। और इस बुक को वास्तव में ये क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, यानी बुक को क्वालिफाई करेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किया है और यहाँ पर हमने परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में। दोनों ही सेंटेंसेस सही है, अब आप जिसको चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी गन उठाई, ही टुक एम, उसने निशाना लगाया, ही शॉट द टाइगर, और उसने टाइगर को गोली मार दी, क्लियर। अच्छा देखो जरा, अब क्या है, यहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं, देखिए जरा, ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम और ही शॉट द टाइगर, तीनों ही व्यक्ति एक ही हैं, तीनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही व्यक्ति हैं। क्रिया देख लीजिए, रेज उठाई, उठाने के बाद एम लगाया, यानी उठाना हुआ, उठाने के तुरंत बाद एम लगाना हुआ, एम लगाते ही जैसे ही एम लग जाता है वैसे ही। तो ये देखो तीनों ही काम एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में बिना टाइम गैप के हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, तो जो पहले हुआ तो रेज, रेज है तो रेजिंग करिए, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलिए। अब यहाँ तक देखिए जरा क्या मैंने बनाया यहाँ पर, देखिए पहली क्रिया को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला, बाकी उसका ऑब्जेक्ट भी रख दिया, फिर इसके बाद दूसरी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला, उसका ऑब्जेक्ट रख दिया, क्लियर। अब यहाँ पर से हमने एंड, ये दोनों फ्रेजेस हैं, ध्यान दीजिए, इन दोनों ही फ्रेजेस को, इन दोनों ही सेंटेंसेस को हमने पार्टिसिपल फ्रेजेस में बदल दिया और फिर इसके बाद एंड से उन दोनों को जोड़ दिया। तो अब ये दोनों सेंटेंसेस बन गए एक पूरा का पूरा ये फ्रेज बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमा लगाइए और इसके बाद अगला सेंटेंस ही, अगर यहाँ पर कोई नाउन रखा होता तो नाउन को रख देते, तीनों ही प्रोनाउंस हैं तो आप क्या करें, ही शॉट द टाइगर, कुछ इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ सेंटेंसेस को जोड़कर और उन्हें सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज नंबर 1 के मैंने 20 सेंटेंसेस आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाए। अब बचे हैं शेष 5 सेंटेंसेस और बचे हैं, बड़े ही सरल सरल से हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। आप जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप सबको ये 5 ही सेंटेंस भले ही आप गलत करके और यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन डालें ज़रूर, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। मैंने 5 सेंटेंसेस इस एक्सरसाइज के आपको दिए, ओके। अब इन्हीं 5 सेंटेंसेस को आप अपनी तरफ से करिए करके और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। लाइक अगर कर चुके हैं तो दोबारा आप लाइक ना करना, अन्यथा फिर वो लाइक हट जाता है, और अगर नहीं किया है तो फिर लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो फिर फटाफट सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। अब मैं आपको ऑलमोस्ट रोज़, मैं कोशिश तो करूंगा कि आपको रोज़ एक एक्सरसाइज करके बतलाऊं, क्योंकि मुझे आपको इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है और मैंने यहाँ से टारगेट लिया हुआ है कि आप सबको मोर देन 95% मार्क्स आपको, यानी 100 में से 95 या उससे अधिक अंक आपको दिलाने हैं। आपको टोटल सारी चीज़ें मैं आपको इंटरमीडिएट का कंप्लीट कोर्स मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ओके। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सबसे पहले तो 60 नंबर ग्रामर के आपको क्लियर करने हैं, फिर इसके बाद फर्स्ट पेपर की ओर चलेंगे। आपको फर्स्ट पेपर भी पढ़कर बड़ा मजा आएगा। चलिए आज ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब मेरे साथ जुड़ जाइए हमेशा के लिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।